स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र और जन संघर्ष के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। एक कथा थी जो नेपाल में आंदोलन हुआ था और दूसरी थी बोलीविया में। तो नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, यानी नेपाल में पहले राजतंत्र था और उसके स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे क्योंकि इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। कह रहा है कि एक था जब नेपाल की घटना जिसमें लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोगों ने संघर्ष किया, और दूसरा था कि सरकार के एक नीति के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया, और ये दोनों आंदोलन जो था वो सफल रहा। आगे दे रहा है कि इन अंतरों के बावजूद, यानी ये अंतर हो गया। अगर सवाल किया जाए कि बोलीविया और नेपाल के लोक संघर्ष में क्या अंतर थे, तो आसानी से लिख सकते हैं कि एक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लड़ा गया, तो दूसरा सरकार के कुछ नीतियों के खिलाफ लड़ा गया या संघर्ष किया गया। लेकिन इन दोनों के अंतरों के बावजूद ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है, यानी दोनों संघर्ष में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। लामबंद हो जाना यानी एकत्रित होना, एक साथ इकट्ठा होना। जन संघर्ष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया, यानी लोगों ने जो संघर्ष किया और इस वजह से जो विवाद हो रहे थे उसका परिणाम तक पहुंचना, मतलब उसका अंत हुआ। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की निर्णायक भूमिका रही, यानी दोनों घटनाओं में, चाहे वो नेपाल वाली लोकतंत्र स्थापित करने वाली हो या बोलीविया में लोकतंत्र में सरकार के किसी खास नीति के खिलाफ हो, दोनों में राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान पाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ, क्योंकि लोकतंत्र के विकास में हम लोगों ने अध्याय 9 में ये देखा था कि किस तरीके से चिली और पोलैंड के लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और तत्पश्चात उन्हें सफलता मिली। इस तरह हम इन दो उदाहरणों के कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी इन दो उदाहरणों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और वो निष्कर्ष क्या है आइए देखते हैं। पहला निष्कर्ष हम पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, यानी लोग जो संघर्ष करते हैं उससे जन संघर्ष के तहत लोकतंत्र जो होता है मजबूत होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाए और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो। ये भी हो सकता है, सही बात है, कि अगर हम एक जगह इकट्ठा होकर के किसी मसलन पर बात करें तो बिना किसी संघर्ष के दोनों पक्ष के लोग राजी हो सकते हैं, लेकिन इसे अपवाद ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है।
ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतांत्रिक की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विकास हो रहा हो अथवा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ होता क्या है कि सत्ताधारी और सत्ता प्राप्त करने वाले या चाहने वाले, यानी जो सरकार में रहते हैं और जो विरोधी होते हैं, ये एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और ये कब स्थिति उत्पन्न होती है, तो जब कोई देश लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, वो लोकतांत्रिक होने वाला हो या लोकतांत्रिक हो और वहाँ और लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा हो, तब ये हालात उत्पन्न होते हैं। अगला है कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं अथवा मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद गहन हो जाता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। तो कई बार होता ये है कि विवादों को सुलझाने के लिए जन संघर्ष के जगह पर न्यायपालिका या संसद का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि संसद भी इस विवाद का हिस्सा बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिर जनता के माध्यम से जो है फैसले किए जाते हैं। अगला है ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यानी इस तरह से लोग जो है किसी खास नीति के खिलाफ या लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसका आधार जो होता है, जड़ जो होता है, वो राजनीतिक संगठन होते हैं। यानी राजनीतिक संगठन के द्वारा ही लोगों को लामबंद करने की कोशिश की जाती है। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। यानी ये भी हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं में लोग जो है स्वयं शामिल हो सकते हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये भागीदारी जो होती है वो राजनीतिक संगठन जब उसमें शामिल हो जाते हैं तभी जाकर के कारगर साबित होती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल है। कह रहा है कि राजनीतिक संगठन जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं और इनमें राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल है। तो राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल जो होते हैं वैसे दल को कहा जाता है जो लोगों का समूह होता है और वे लोग किसी खास उद्देश्य के लिए मिलकर के काम करते हैं, उनको राजनीतिक दल कहते हैं। दबाव समूह क्या हो गया? तो विभिन्न तरह के संगठन होते हैं और वो अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जिसे दबाव समूह कहा जाता है। जैसे व्यापारियों का समूह, ठीक है, शिक्षकों का समूह, तो विभिन्न तरह के जो समूह होते हैं उनको दबाव समूह कहा जाता है। और इसी तरह आंदोलनकारी समूह, आंदोलनकारी यानी आम जनता जो हो गई या किसी तरीके की अन्य लोग जो हो गए, जो विभिन्न तरह के विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार को अपनी नीतियों के बदलाव करने या सही नीतियों को लागू करने के लिए जो है लोगों पर दबाव डालते हैं, तो उनको आंदोलनकारी समूह, लोगों पर नहीं सरकार पर दबाव डालते हैं, उनको आंदोलनकारी समूह कहा जाता है।